हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम दिए हुए इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के कन्वर्जेंस की जांच करेंगे। ठीक है, इनके कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन कौन से इंटीग्रल्स कन्वर्जेंट हैं, कौन से इंटीग्रल्स डाइवर्जेंट हैं। तो ये आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके पहले के वीडियोस में आपने कन्वर्जेंस की जांच करने के लिए, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के कन्वर्जेंस की जांच के लिए अनेक प्रकार के परीक्षण अर्थात टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा है, जिसमें हमने सबसे पहले कंपैरिजन टेस्ट के बारे में पढ़ा। कंपैरिजन टेस्ट हमने दो प्रकार के पढ़े हुए हैं, एक तो सामान्य कंपैरिजन टेस्ट और दूसरा प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट अर्थात लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। उसके बाद हमने न्यू टेस्ट भी पढ़ा हुआ है। तो आप उन तमाम वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उन्हीं सब टेस्ट की मदद से ही हम आज के इस इंटीग्रल्स के कन्वर्जेंस की जांच करेंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है और उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे लेक्चर क्रमांक वाइज। आप बस शुरू से शुरुआत करते हुए लाइन से सारे वीडियोस देखते जाइए। साथ ही साथ इसके पहले जो हमने यूनिट पढ़ा हुआ है रीमान इंटीग्रेशन, तो रीमान इंटीग्रेशन के भी पूरे के पूरे आपको उसके पूरे टॉपिक्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट में लेक्चर क्रमांक वाइज सारे के सारे वीडियोस, जिसमें हमने एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, लेमा, क्वेश्चन, सॉल्यूशंस, बेसिक कंसेप्ट, डेफिनेशन, तमाम चीजों को कवर किया हुआ है और बहुत ही बारीकी से एकदम सरल भाषा में उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ताकि आपको कहीं भी कोई भी डाउट न हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन तीनों सवालों को, इन तीनों इंटीग्रल्स के कन्वर्जेंस की जांच तो करेंगे, लेकिन साथ में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में भी हम बात करेंगे जिन पर अनेक विद्यार्थियों को डाउट रहता है। तो चलिए, कौन सी वो बातें हैं उन पर भी विचार करते हैं, उन पर भी बात करते हैं और साथ ही साथ इन सवालों को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमें यहाँ पर तीन इंटीग्रल्स दिए हैं और आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। पहले तो आप ये बताइए कि चलो पहला इंटीग्रल मैं लिखता हूँ और पहले अपने को ये चेक करना है कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है या नहीं, और अगर है तो कौन से काइंड वाला अर्थात कौन से प्रकार वाला है, उसके हिसाब से फिर अपन आगे का कार्य करेंगे। तो दोस्तों, गौर से देखिए कि भैया लिमिट में तो अपने को अनंत दिख रहा है अर्थात इंफिनिटी दिख रहा है। लिमिट में दिख रहा है इंफिनिटी, मतलब ये फर्स्ट काइंड वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, क्योंकि लिमिट में इंफिनिटी दिख रहा है और ये फंक्शन जो है, ठीक है, ये फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में जहाँ के कोई रियल नंबर है, ठीक है, मतलब ये देखो इस इंटीग्रेशन का रेंज जो है वो इन्फिनाइट है ना भाई, जीरो से अनंत, मतलब इन्फिनाइट रेंज वाला इंटीग्रेशन है ये। परंतु फंक्शन जो है वो इस रेंज के, ध्यान दीजिएगा, इस रेंज के किसी बाउंडेड सब इंटरवल में, ठीक है, इस रेंज के किसी बाउंडेड सब इंटरवल में फंक्शन बाउंडेड है। तो ऐसी स्थिति में ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो फर्स्ट काइंड वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। अब इसके कन्वर्जेंस की हमको जांच करनी है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कन्वर्जेंस की जांच हम करेंगे तो कैसे। तो सबसे पहले तो हम इसको दो भागों में तोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, हम जो आपको बता रहे थे कि अनेक विद्यार्थियों को कुछ बातों में डाउट है, क्योंकि उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हमसे। तो वो प्रश्न एकदम ही स्वाभाविक थे, वाजिब प्रश्न थे, जिनका उत्तर फिर हमने उनको बताया और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको भी उस प्रश्न का उत्तर बताना चाहते हैं। तो वो प्रश्न हो सकता है कि इस लाइन को लिखने के बाद आपके मन में भी आ गया होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए वो प्रश्न क्या है और उसका उत्तर क्या है, दोनों सुनिए। सबसे पहली बात तो सुनिए कि देखो, आपके पास इस इंटीग्रेशन, जो भी इंटीग्रेशन आपको दिया है, वैसे अभी जो सवाल आप अभी देख रहे हैं वो फर्स्ट काइंड वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, जिसपे आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा इंटीग्रेंड है, ठीक है, ये इंटीग्रेंड जो हमारा है वो यहां से लेकर के वहां तक के रेंज में
कौन कौन से पॉइंट्स पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अर्थात कौन कौन से पॉइंट्स पर वो इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी रखता है, या यूं कहिए कि कौन कौन से पॉइंट पर वो अनबाउंडेड होता है। ये सब चीजों में अपने को ध्यान देना होता है। साथ ही साथ अब अनंत दिख रहा है, मतलब ये तो तय है ही कि आपको अनंत यानी कि इन्फिनिटी वाले पॉइंट पर कन्वर्जेंस की जांच करनी है। कन्वर्जेंस, यू हैव टू चेक द कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी। इसी कारण से इसको फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोल रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि सर अगर मान लीजिए ये पॉइंट जीरो पर, ये जो जीरो आपको दिख रहा है, अगर ये इस पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, अर्थात अगर ये जीरो पर इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं रख रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा उद्देश्य केवल फिर ये वाला बिंदु हो जाएगा कि इस अनंत के कारण हमको इसके कन्वर्जेंस की जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिंदु प्रॉब्लमेटिक पॉइंट नहीं है। मान लो यदि जैसे कि इस फंक्शन में आप खुद देख लो, जीरो रखने पर कहीं कुछ अड़चन आ रही है क्या, जीरो रखने से क्या इस फंक्शन का मान अनंत हो जा रहा है क्या, तो नहीं हो रहा है। आप रख के देख लीजिए, 0/1 + 0 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसका अर्थ ये है कि ये वाला पॉइंट हमारे प्रॉब्लम का पॉइंट नहीं है। तो आप बिना तोड़े भी अगर इसको बनाओगे तब भी चलेगा। आपने अनेक किताबों में देखा होगा, या जो किताब आप पढ़ रहे उसमें देखा होगा आपने कि इसको बिना, सर दो भागों में तोड़ने की क्या जरूरत है, बिना तोड़े आप लगाइए कंपैरिजन टेस्ट या म्यू टेस्ट, जो आपको लगाना लगाइए और बना लीजिए। तो दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं कि इसमें कुछ गलती नहीं है, सही है। अगर आपको दिख रहा है हाँ सर इस ये वाला पॉइंट हमारा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट नहीं है, तो आप बिना इसको तोड़े आप डायरेक्ट काम कीजिए, कंपैरिजन टेस्ट लगाइए और आंसर लाइए, और ऐसा करने में कहीं कुछ गलती नहीं है। तो फिर इससे प्रश्न उठता है कि सर जब ऐसा करने में कुछ गलती नहीं है तो आपने इसको दो भागों में तोड़ा क्यों है, क्या कारण है। दोस्तों अक्सर क्या होता है, अनेक बार हमारा सामना ऐसे फंक्शन से होता है जिसमें अपॉन में x रहने के कारण, यानी कि सिर्फ x वाली चीज, जैसे इसमें 1 + x है, 1 + x वाली कुछ चीज है, तो क्या हुआ कि अपॉन में 1 + 0 होने के कारण ये 0/1 यानी 0 हो गया। परंतु यदि अपने पास कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा है 1 + x की घात 5/x², ऐसा कुछ है। अब क्या है, ये x = 0 रखने पर अपॉन में x बराबर x के स्थान पर अगर 0 रखूं तो ये अनंत हो जाएगा, मतलब कि 0 इसके लिए प्रॉब्लमेटिक पॉइंट हो गया, समस्यात्मक बिंदु हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके के फंक्शंस हमारे सामने ऐसे आते हैं जिन पर 0 रखने पर वो एकदम इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, यानी कि इन्फिनाइट डिसकंटिन्यू रखता है, वो फंक्शन अनबाउंड हो जाता है, उसकी वैल्यू अनंत हो जाती है। तो इसका मतलब है कि शून्य वहां पे समस्यात्मक बिंदु हो गया। ऐसी स्थिति में, और मान लीजिए उस इंटीग्रल की अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो ऐसे स्थिति में तब तो दोनों के दोनों भाई अनंत अपने आप में एक समस्यात्मक बिंदु है। समस्यात्मक बिंदु मतलब उस बिंदु के लिए आपको कन्वर्जेंस की जांच करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए शून्य पे समस्यात्मक बिंदु हो गया, जैसे ये वाला फलन और इस टाइप के अनेक फलनों के लिए, अब तो दोनों बिंदु समस्यात्मक बिंदु हो गए, प्रॉब्लमेटिक पॉइंट हो गए, दोनों के लिए आपको वहां पे काम करना पड़ेगा। तो जब ऐसी स्थिति आन पड़े कि जिसमें दोनों प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स हो जाए और दोनों के लिए काम करना पड़े, उस समय दोनों के लिए काम एक साथ तो नहीं होगा ना भाई, एक समय पे एक बिंदु के लिए काम होगा। इसलिए जरूरी क्या हो जाता है कि आप उसको दो भागों में इत्मीनान से बांट ले। ठीक है, कोई एक पॉइंट, कोई जैसे अपन ने क्या किया, अभी तो मैंने देखो इस, मैं फिर से कह रहा हूँ इस सवाल अपने को जरूरत नहीं है, फिर भी बांटने से कुछ दिक्कत नहीं है। बांटोगे तो आपके लिए सहूलियत है, आपके लिए सुविधा है, और आप एकदम शांत मन से आप उसका सोल्यूशन कर सकोगे। ठीक है, इस सवाल में बांटने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अपन ने बांटा हुआ है। अच्छा, अब हम क्या बोल रहे हैं कि जिस सवाल में ऐसी बांटने की जरूरत पड़े, अनिवार्यता पड़े, जिसमें दोनों प्रॉब्लमेटिक पॉइंट हो, तो ऐसी स्थिति में जैसे ये प्रॉब्लमेटिक पॉइंट 0 है और ये अनंत है, तो इसके बीच का कोई एक नंबर ले करके, जैसे सुविधा के लिए अपन ने 1 ले लिया, तो इस रूप में फिर इसको अपन दो भागों में तोड़ देते हैं। तो तोड़ने से क्या फायदा हुआ दोस्तों, तोड़ने से हमको कौन सी सुविधा मिली कि भैया अब हम दोनों इंटीग्रल्स पर अलग अलग ध्यान दे सकेंगे। अब एक इंटीग्रल में हमारे पास केवल एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट रहेगा, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम वहां पे जो भी हमको टेस्ट लगाना है, कंपैरिजन टेस्ट या म्यू टेस्ट या जो भी आपको लगाते बने, जो आपका मन करे आप उसमें लगाइए और फिर अपना आंसर लाइए। तो अब क्या है, आप एक समय पे केवल एक इंटीग्रल पर ध्यान देंगे, है ना भाई, एक समय पे एक इंटीग्रल पर ध्यान देंगे। और जैसे इस पे ध्यान दें तो मैं 1 पे ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि 1 पे ये समस्या क्रिएट नहीं कर रहे हैं, या यूं कहिए कि 1 इस पे समस्या क्रिएट नहीं कर रहे, तो अनंत के लिए मैं इधर काम करूंगा, इधर मुझे काम 0 के लिए करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं।
मैं दूसरे सवाल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो बेचारा बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉपर इंटीग्रल है। ये हमारा भी जो जैसे अभी हमने इसको दो दो भागों में तोड़ा है ना, तो ये प्रॉपर इंटीग्रल है दोस्तों। देख लो, इसको आपने दो भागों में बांट दिया i1 प्लस i2 करके, तो ये हमारा प्रॉपर इंटीग्रल है दोस्तों। क्यों? क्योंकि भैया लिमिट भी बढ़िया फाइनाइट हो गई है, अपन ने तोड़ ताड़ के उसको बढ़िया बना दिया, तो लिमिट फाइनाइट हो गई। और ये फंक्शन बेचारा बाउंडेड है, यहाँ से यहाँ तक की रेंज में बाउंडेड है, कहीं पर भी ये इन्फिनिटी वैल्यू नहीं देता है अपने को। तो भैया i1 के लिए आपको ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं। आप बकायदा आप लिखेंगे कि यहाँ i1 बराबर इतना है, जो कि एक प्रॉपर इंटीग्रल है, क्योंकि फंक्शन भी बाउंडेड है, रेंज इसका 0 से 1 वाला है, तो इसमें अपने को ये प्रॉपर इंटीग्रल है। जो प्रॉपर है तो फिर वो कन्वर्जेंट है ही है, समझ जाओ, ठीक है। तो मतलब काम इसके लिए आपको नहीं करना है, तो काम इसके लिए आपको करना है। इसका अर्थ है कि तोड़ने से आखिर बताओ सुविधा किसको हुई? हमें को हुई। अब हमने, अब बताओ, अब आप बोलोगे सर सुविधा कैसी सुविधा? सुविधा इस बात की कि अब आपको जब इस पे आप ध्यान दोगे ना, तो आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सर जीरो पे इसका क्या हश्र होगा, जीरो पे इसका क्या हाल होगा, जीरो पे कहीं वो ना हो जाए। वो क्यों? क्योंकि जीरो वाला समस्या आपने इधर अलग कर दिया है। ऐसा होता है ना भाई, जब हमारे पास कोई कार्य आता है और हमारे मन में अगर लगता रहता है कि भाई ये समस्या उत्पन्न कर सकता है, तो भैया उस हिस्से को अलग कर दो, बाकी हिस्से पर शांति से ध्यान दो, और फिर आपका काम बहुत सरलता से होगा। तो बस वही काम यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे ना हमको चिंता करने की जरूरत ही नहीं कि जीरो पे इसका क्या हाल होने वाला है, जीरो पे कहीं अनबाउंडेड ना हो जाए, क्योंकि जीरो एक ऐसा बिंदु है ना दोस्तों, जिस पर अनेक फलन जो है वो अनबाउंडेड हो जाते हैं, खासकर ऐसे फलों में जहाँ पे इस टाइप से एक्स नीचे में हो। इसी कारण ना आप देखेंगे कि जब डेफिनेशन बनाया गया है ना इसका, आप कंपेरिजन टेस्ट का आप डेफिनेशन पढ़िएगा, उसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है, कंपेरिजन टेस्ट के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि फंक्शन को अपन को इस इंटरवल में, यानी कि ए से शुरू करते हुए बताया गया, ए टू इंफिनिटी वाले इंटरवल में बताया गया कि भाई मान लो एफ एक्स और जी एक्स इस इंटरवल में बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है। इस तरीके से शुरुआत किया गया। ए जहां पे कोई फाइनाइट नंबर है, वहां भी जीरो करके स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि उसने भी ये समझा है कि भाई हाँ, कि भाई फंक्शंस ऐसे अपने पास अक्सर मिलते रहते हैं जिसमें जीरो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट होता है, तो ऐसी स्थिति में उसको बांट लेना ज्यादा सुविधाजनक रहता है। इसलिए बेहतर यही है और सरल यही है कि आप बांट लें, बांटने के बाद आप अलग अलग काम कर लें, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको ध्यान केवल एक पॉइंट के लिए देना पड़ेगा, यानी कि एक इंटीग्रल पे, एक समस्या पे आप ध्यान दोगे, एक बार में एक समस्या, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई अपन बांटते क्यों है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि सर फंक्शन बढ़िया तरीके से ये जो लोअर लिमिट है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है जीरो, अगर उस पर वो क्या बोलते हैं कंटिन्यूस है, तो आप सीधे लगाइए कंपेरिजन टेस्ट। किताबों में ऐसे सवाल बने हुए हैं, सीधे लगा हुआ है और बन गया, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन फिर से मैं एक बार कहता हूँ कि आप अलग अलग करके बना लो, माइंड थोड़ा हल्का रहेगा। एक इंटीग्रल पे एक बार में ध्यान दो। पहला वाला अगर प्रॉपर इंटीग्रल है तो चुपचाप एक लाइन में लिख दो कि भैया ये प्रॉपर इंटीग्रल है, अर्थात ये कन्वर्जेंट होगा, इसलिए हम इस पे ध्यान देंगे। और जब इस पे ध्यान देंगे तो केवल आपकी पूरी की जो पूरी ताकत है या पूरा जो ध्यान है वो इस पर रहेगा, क्योंकि वैसे भी ना दोस्तों इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के लिए ना मेन तो यही ध्यान दिया जाता है कि एक्स के बड़े मानों के लिए फंक्शन का व्यवहार कैसा है, अर्थात जब x टेंड्स टू इंफिनिटी होता है तब फंक्शन का व्यवहार कैसा है, उसको आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हो। और यहाँ पे आपका पूरा ध्यान केवल इसी बात पर रहेगा कि x के बहुत बड़े मानों के लिए, यानी कि एकदम अनंत, बहुत अनंत तक के जो करीब है, यानी कि यूं कहिए कि इन्फिनेटली लार्ज मानों के लिए फंक्शन कैसा बिहेवियर रखता है, वो आप यहाँ अच्छे से देख सकते हो। क्योंकि निचले पॉइंट पर हमारी टेंशन यहाँ पे नहीं है, वो टेंशन को अपन ने अलग निकाल के रख दिया है, फिर वो प्रॉपर हो गई तो हमारे लिए अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये प्रॉपर इंटीग्रल है, अतः ये कन्वर्जेंट है, तो हम अब इस पर जांच करेंगे, किस पर? I2 की जांच करेंगे। अब पूरा ये जो दिया हुआ इंटीग्रल है ना, उसका पूरा खेल इस पर टिका हुआ है, क्योंकि ये बेचारा तो कन्वर्जेंट हो गया। अगर ये भी कन्वर्जेंट होता है तो कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट का योग मिलकर के ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। परंतु यदि ये डाइवर्जेंट होता है, यदि मान लो, तो ऐसे स्थिति में डाइवर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट मिलकर के डाइवर्जेंट हो जाता है। तो मेन दारोमदार इसके ऊपर निर्भर है। और मेन बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे m और n के रूप में दिया है, अर्थात यहाँ स्थितियां बनेगी कि कौन सी स्थिति में क्या, कौन सी स्थिति में क्या। तो है सब कुछ सरल, ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, I2 यहाँ पे अपन ने किसको कहा? इंटीग्रल 1 से इंफिनिटी x की घात 2m अपॉन 1 प्लस x की घात 2n dx, ठीक है। इसको एक काम कीजिए, इसको आप fx मान लो,
ठीक है, इसको अपन एफ एक्स मान लेते हैं, एक्स की घात 2m अपॉन 1 प्लस एक्स की घात 2n। जो इच्छा आपको आप उस टेस्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करके बना सकते हो, चाहो तो म्यू टेस्ट लगा लो, चाहो तो कंपैरिजन टेस्ट लगा लो, जैसी आपकी इच्छा वैसा आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं कंपैरिजन टेस्ट लगा लेता हूँ, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। उसके लिए मुझे क्या करना होता है, एक और फलन मानना होता है। तो माना करके मैं लिख लेता हूं gx। अब gx कैसे मानते हैं आप सभी को पता होगा, अंश में हम x के अधिकतम घात वाला पद देखते हैं और हर में x के अधिकतम घात वाला पद देखते हैं। तो x और उसकी जो अधिकतम घात है वो लगा करके फिर हम बनाते हैं। तो हमको x में अधिकतम मतलब अंश में x की अधिकतम घात 2m नजर आ रही है और हर में 2n नजर आ रही है। तो इस तरीके से अपन gx को मानते हैं। ये प्लस माइनस मतलब प्लस में या माइनस में जो कुछ भी आपको दिखेगा उसको नहीं लिखना है आपको। जैसे यहाँ पे 1 प्लस दिख रहा है ना, तो ये प्लस वाले 1 को अपने को नहीं लिखना है, अपने को मतलब किससे, x और उसकी घात से। साथ में क्या प्लस में है या क्या माइनस में है और कितनी संख्या है उससे मतलब नहीं है, x की अधिकतम घात से मतलब है बस। तो x और उसकी अधिकतम घात का आपको लिखना है। तो ये हो गया। तो gx बराबर आपने कितना माना, x की घात 2m माइनस 2n। ठीक है, ये घात ऊपर जाकर घट जाएगी। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, अब एफ एक्स और जी एक्स दोनों हमारे पास है। तो अब आप क्या चेक करेंगे बताइए, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है, नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स की वैल्यू है एक्स की घात 2m अपॉन 1 प्लस एक्स की घात 2m और फिर gx की वैल्यू क्या है, x की घात 2m माइनस 2n। तो उसको लिखेंगे दोस्तों x की घात में 2m माइनस 2n। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अच्छा देखो एक और बात, ये x की घात 2m माइनस 2n मतलब माइनस 2n मतलब क्या हो जाएगा, बटे में x की घात 2n, तो वो पलट के ऊपर चले जाएगा। ये यूं कहिए, इसको देखो आप सीधी सी बात, तो gx का मान जब इतना रखेंगे x की घात 2m बटे x की घात 2n, बटे में रख रहे हैं तो बटे वाला पलट के ऊपर चले जाएगा। तो जो x की घात 2n है ना वो पलट के ऊपर चले जाएगा। तो ऊपर में x की घात 2m पहले से है, x की घात 2n और 1 प्लस x की घात 2m x की घात 2n। देखो आपको सभी को समझ में आ गया होगा, gx का इतना मान रखें, उसके बाद ये बटे वाला x की घात 2n पलट के ऊपर जा चुका है। अब देखो ये x की घात 2m x की घात 2m कट जाएगा, ये बचेगा बेचारा। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x की घात 2n यहाँ से x की घात 2n को कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा, और क्योंकि यहाँ नहीं था इसलिए बटे में आएगा, यहाँ है तो कॉमन निकल चुकने के बाद 1 बचेगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास कट के 1 हो जाएगा। अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी लगाओगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 0 प्लस 1 1, टोटल आया 1 1 मिल रहा है, मतलब जो कि न तो आपके पास 0 है ये न ही इंफिनिटी में। देख लो 1 मतलब नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू, अशून्य एवं परिमित मान मिला है, अर्थात जो न तो शून्य है न ही वो अनंत है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या कहता है कंपैरिजन टेस्ट, ऐसी स्थिति में कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि तब इंटीग्रल एफ एक्स और इंटीग्रल जी एक्स दोनों एक जैसा व्यवहार करते हैं, अर्थात दोनों सेम बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, अर्थात जो बिहेवियर जी एक्स का रहेगा वही बिहेवियर इस वाले इंटीग्रल का रहेगा। ऐसा अपने को कहां से मिल रहा है, कंपैरिजन टेस्ट से मिल रहा है। तो भैया तो जी एक्स का व्यवहार को आप चेक कर लो, यहाँ पे अपने पास लिमिट 1 से अनंत वाला है ना। दोस्तों इसको ना मैं किस रूप में लिखता हूँ बताओ, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, देखो नीचे में क्या है x की घात 2n है ना, और ऊपर में क्या है x की घात 2m, उसको नीचे बुला लाओ तो ये माइनस हो जाएगा। ऐसा क्यों बताऊं, क्योंकि ना इस रूप में लिखने से क्या है पता है, इसमें आप मेरे को उस सूत्र से तुलना करके बनेगा। अपन पढ़े a से अनंत 1 अपॉन x की घात n dx करके अपन पढ़े। तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट कब होता है दोस्तों, कन्वर्जेंट कब होता है बताइए जरा, जब n 1 से बड़ा हो, और डाइवर्जेंट कब होता है जब n 1 से छोटा हो। तो क्या है, इसको आप इससे कंपेयर करते हुए अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये कन्वर्जन कब होगा बताइए, ये कन्वर्जन कब होगा, यदि यहाँ पे जो 2n माइनस 2m जो है ये क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 1 होगा। और डाइवर्जेंट कब होगा बताइए,
डाइवर्जेंट कब होगा, यदि 2n माइनस 2m लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अब 2n माइनस 2m ग्रेटर देन 1 बोलने का मतलब यह है दोस्तों, दो दो कॉमन निकलेगा और बटे में जाएगा, तो n माइनस m ग्रेटर देन 1/2। इसका मतलब n इज ग्रेटर देन m प्लस 1/2। इसका मतलब n इज ग्रेटर देन m, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, यदि n m प्लस 1/2 से बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है वो n से बड़ा तो होगा ही होगा। तो दोस्तों n इज ग्रेटर देन m के लिए ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होता है, और ठीक वैसे इसको अगर सॉल्व करते जाएंगे तो n इज लेस देन इक्वल टू m मिलेगा। तो n इज लेस देन इक्वल टू m के लिए ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट होता है। तो कौन से केस के लिए ये कन्वर्जेंट हुआ, n इज ग्रेटर देन m के लिए कन्वर्जेंट और n इज लेस देन इक्वल टू m के लिए डाइवर्जेंट। और जैसा नेचर इसका है वैसा ही नेचर हमारा इसका भी होगा कंपैरिजन टेस्ट से, क्योंकि ये अपने f(x) मान है, f(x) वाला इंटीग्रल और g(h) वाला इंटीग्रल का नेचर सेम होता है। तो ये भी कन्वर्जेंट कब होगा दोस्तों, ये भी कन्वर्जेंट कब होगा, जब n इज ग्रेटर देन m, और डाइवर्जेंट कब होगा, जब n इज लेस देन इक्वल टू m। और ये बेचारा तो सदा कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि भैया मेन क्या है, मेन अपने को जांच इसके लिए करनी है और इसका कन्वर्जेंट होना या ना होना सब कुछ इन दोनों पर निर्भर करता है, जिसमें से ये तो सदा कन्वर्जेंट वाली स्थिति में है, ये तो हमेशा कन्वर्जेंट है। इसका अर्थ ये है कि जब ये कन्वर्जेंट होगा, ये तो पहले से कन्वर्जेंट है, तो मेन खेल इसी पे टिका हुआ है। तो जब ये कन्वर्जेंट होगा तो कन्वर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट मिलके ये भी कन्वर्जेंट है। और ये कब कन्वर्जेंट होगा, तो अपन लिख चुके हैं कि जब n इज ग्रेटर देन m। तो जब n इज ग्रेटर देन m होगा तो ये कन्वर्जेंट होगा, और ये तो पहले से कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट मिलकर ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। अर्थात ये कब कन्वर्जेंट होगा, जब n इज ग्रेटर देन m। और जब n इज लेस देन और इक्वल्स टू m होता है तो ये क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। अर्थात ये डाइवर्जेंट है और ये कन्वर्जेंट है, तो डाइवर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट मिलकर के डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो कौन से केस में ये डाइवर्जेंट होगा, जब n इज लेस देन और इक्वल्स टू m। तो ये कन्वर्जेंट और ये डाइवर्जेंट, ठीक है। तो दिया हुआ इंटीग्रल कन्वर्जेंट इस स्थिति में और डाइवर्जेंट इस स्थिति में। तो मेन खेल इसके हिसाब से तय हुआ दोस्तों, क्योंकि ये तो कन्वर्जेंट है ही पहले से, तो इसके हिसाब से जो स्थितियां बनी वही स्थितियां इसके लिए बन गई, ठीक है। जब जब ये कन्वर्जेंट हुआ तब तब ये कन्वर्जेंट हुआ, जब जब ये डाइवर्जेंट हुआ तब तब ये डाइवर्जेंट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सवाल बनाना है दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब चलिए दूसरा सवाल। अब देखो दूसरे सवाल में आपको और बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा कि आखिर वास्तव में हम लोग तोड़ क्यों रहे हैं उसको दो भागों में। देखो आपको थोड़े समय के लिए ये भ्रम हो सकता है कि सर ये अपॉन में एक्स आ गया यहाँ पे, सर ये देखिए मैं यहीं से इसको चलो तोड़ना शुरू करता हूँ, ठीक है। अपॉन में एक्स है तो थोड़े कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए आपको लग सकता है सर ये तो जीरो पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, सर दो भागों में बांट दो, सर दो भागों में बांट दो। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप सही सोच रहे हैं। क्यों बताऊं, बाद में ये अच्छे से अपन चेक कर लेंगे कि वास्तव में जीरो वाला जो मतलब जीरो जो है वो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है कि नहीं है, फंक्शन उस पर अनबाउंडेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो बाद में चेक करेंगे। फिलहाल आपने एक पल के लिए आपको ऐसा महसूस हो सर अपॉन में एक्स है करके, है ना भाई। इसी कारण से कहा जाता है कि भैया दो भागों में बांट लो, फिर अलग अलग उसके बारे में चर्चा कर लो। क्योंकि जब आप दो भागों में बांट ले तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी समस्या को आधा आधा कर लिया, तो आप फोकस होकर के आप अच्छे से उसमें विचार कर सकते हो। क्योंकि उस समय जब दो भागों में बांट लिए रहोगे ना तो एक इंटीग्रेशन में केवल एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी आपको तो ऐसा महसूस हो रहा है कि सर अनंत तो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है ही है, जीरो पे भी हमारा थोड़ा सा डाउट जा रहा है कि कहीं उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। वैसे नहीं होगा प्रॉब्लम क्रिएट, क्योंकि हमारा फंक्शन ही कुछ ऐसा है। तो चलो फिर भी मैं भैया सुविधा के लिए दो भागों में बांट देता हूँ। 0 से 1 तक एक पल ले लो, ठीक है, और एक ले लो आप 1 से इंफिनिटी तक, ऐसा। इसको कह दो I1, इसको कह दो I2, ठीक है दोस्तों। अब चलिए, अब भैया देखो समस्या बट गई तो समस्या आसानी से और जल्दी से हल हो जाएगी। पहले इंटीग्रल की बात करते हैं 0 से 1 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। आपको ऐसा लग रहा है कि सर जीरो रखने पे गड़बड़ करेगा, गड़बड़ नहीं करेगा दोस्तों। आप इस पूरे को एक साथ देखो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है ना भाई, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है,
आप इस पे लिमिट निकाल के देखो x टेंस टू 0। वास्तव में ये लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन x बटे x पूरे का वर्ग, और लिमिट साइन x बटे x क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा 1 होता है। ठीक है, वर्ग है तो ये वर्ग लगाना चाहिए मुझे, तो इसका मतलब क्या होता है, ये 1 होता है दोस्तों, तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, मतलब कुल मिला के 1 हो जाएगा दोस्तों। आप खुद देख लो, यानी कि ये x इक्वल 0, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों वो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट नहीं है। उस पॉइंट पर इस फंक्शन का लिमिट वैल्यू कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसका अर्थ ये है कि ये कोई गड़बड़ वाला बिंदु नहीं है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये, और ऊपर वाली लिमिट तो 1 हो चुकी है क्योंकि मैंने अनंत वाले को अलग से बांट दिया है, मतलब अलग कर दिया, उसको अलग हो जाकर के अलग हो गया वो। तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि ये हमारा पूरे तरीके से क्या है, ये प्रॉपर इंटीग्रल है दोस्तों। ठीक है, ये प्रॉपर इंटीग्रल है अर्थात कन्वर्जेंट है। अब जब ये कन्वर्जेंट है तो इसका अर्थ यह है दोस्तों कि अब हमको केवल इस पर ध्यान देना है, केवल आप इस पर ध्यान दीजिए, आपका काम बन जाएगा। बिल्कुल आप देखेंगे कि अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना, अब बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे दिमाग में ये टेंशन नहीं रहेगी कि भैया 0 पे इसका क्या हाल होगा, 0 पे कहीं ये गड़बड़ न हो जाए। क्यों? क्योंकि वो वाला काम आपने अलग बांट दिया है, आपने इसको 1 से शुरू किया है। मतलब आपका पूरा जो मेन ध्यान रहेगा वो केवल इस बात पे ध्यान देना रहेगा कि भैया जैसे जैसे x अनंत की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे इस फंक्शन का बिहेवियर क्या है, अब आपका पूरा फोकस उसी पे रहेगा। इसी कारण ऐसे बांटने की सलाह दी जाती है। तो चलिए अब क्या होगा दोस्तों, अब I2 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो I2 हमारा क्या है, 1 से अनंत साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको आप fx मान लो। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को, है ना भाई, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को fx मान लिए। दोस्तों गौर से देखिए, यहां पर fx तो ये है ना भाई, क्या आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या, लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर? क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स जो है ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, साइन एक्स की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है, तो आप सदैव इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको आप अपने मन ही मन में gx पुकार लीजिए। इसका अर्थ यहाँ पे आपको ये fx जो है, जो कि इतना है, वो लेस देन और इक्वल टू gx मिल गया दोस्तों। आप समझ पा रहे हैं, बहुत ही सरल काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तुरंत तुलना परीक्षण ही तो है, कंपैरिजन टेस्ट, जिसमें अपन ने दिए हुए फलन, दिए हुए फंक्शन की तुलना एक ऐसे फंक्शन से कर ली जिसके बारे में पता लगाना बहुत आसान है। अब बताओ इसके बारे में पता लगाना आसान नहीं है क्या? बताओ, अगर मैं gx वाले इंटीग्रेशन के बारे में बात करूं और मेरे पास लिमिट 1 से अनंत है, अरे भैया ये तो अपना फेमस, ये देखो यही तो है, इसी टाइप का तो है। देखो ना, एक स्थान पर आपको 1 दिख रहा है, ये कब कन्वर्जेंट होता है भैया बताओ, ये कब कन्वर्जेंट होता है? तो ये कन्वर्जेंट तब होता है जब n का मान 1 से बड़ा हो, और n के स्थान पर यहाँ पे आपको 2 नजर आ रहा है, और 2 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या है कि ये इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो सोचो जब ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट मिल रहा है ना भाई, gx वाले फंक्शन का जो इंटीग्रल है वो जब अपने को कन्वर्जेंट मिल रहा है, तो ये fx तो gx से भी छोटा या बराबर है सर, तो ये वाला इंटीग्रल फिर कन्वर्जेंट क्यों नहीं होगा, है ना भाई? क्योंकि ये जो फंक्शन है वो तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से भी छोटा या बराबर है, और इसका वाला इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट है, और ये तो इससे भी छोटा या बराबर है ना भाई? कन्वर्जेंट मतलब ये वैल्यू, ये अपने को फाइनाइट वैल्यू देगा, तो जब ये अपने को फाइनाइट वैल्यू देगा तो ये तो इससे और छोटा या बराबर है, तो इसका इंटीग्रल कैसे अपने को इनफाइनाइट वैल्यू दे सकता है? बिल्कुल नहीं देगा, है ना भाई? फाइनाइट से छोटा इनफाइनाइट थोड़ी होता है, फाइनाइट से जो छोटा है वो फाइनाइट ही होगा, सीधी सी बात है दोस्तों। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा तुलना परीक्षण से। तो उसको आप पूरा बकायदा अरेंज करके जब उसको आप लिखेंगे तो ये भी क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। अब ये कौन है, ये दूसरा इसका टुकड़ा था, पहला टुकड़ा ये था जो कि प्रॉपर इंटीग्रल था, क्योंकि इसकी लिमिट अपने को मिल रही थी फाइनाइट क्वांटिटी। ठीक है, और ये भी अपन ने चेक कर लिया तुलना परीक्षण से, कंपेरिजन टेस्ट से, तो ये भी कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट, अर्थात दोनों का जो योग है वो भी कन्वर्जेंट। तो इस तरह से ये भी कन्वर्जेंट हो गया दोस्तों, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों, बहुत अच्छे से। तीसरा सवाल मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में आपको प्रदान करता हूं। ठीक है, आप ट्राई करके देखिएगा, जो भी इसका रिजल्ट रहेगा, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होगी। मान लीजिए अगर सवाल नहीं बनता या नहीं समझ में आता या कहीं डाउट होता है तो उसको भी आप कमेंट करके बताइएगा।
अगर मान लीजिए आप मतलब ऐसा मुझे ज्ञात होता है कि ये सवाल अनेकों से नहीं बना है या नहीं समझ में आया है, तो मैं इस सवाल पर पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो ये होमवर्क के रूप में है। बाकी मुझे बहुत अच्छे से ये एहसास हुआ और पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा, कंसेप्ट समझ में आया होगा, कारण समझ में आया होगा कि क्यों आखिर दो भागों में बांटते हैं। तब भी जब हमारे पास फंक्शन जो है वो उसके लिए जो लोअर लिमिट, यानी कि अगर जीरो के रूप में अपने पास लोअर लिमिट है, अगर वो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट नहीं है, तब भी अपन अलग दो भागों में बांट लेते हैं ताकि हम अपनी समस्या को अलग अलग बांट सके और एक समय पे केवल एक ही प्रॉब्लमेटिक पॉइंट पर अपन डिस्कस करके उसको आगे बढ़ाएं उस सॉल्यूशन को, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पिछले पुराने सभी वीडियो जरूर देखिएगा और चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।